स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनाली रामकृष्ण की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय सिंहासन पर विराजमान थे। सभा में तर्क वितर्क चल रहा था। सभासद अपनी अपनी बुद्धि और वाक्पटुता से यह प्रमाणित करने में लगे थे कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सृष्टि की विशिष्ट रचना है। प्रकृति में एक से बढ़कर एक जंतु हैं। कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत विशाल, कोई अकेला विचरण करता है तो कोई समूह में, कोई इतना शक्तिशाली है कि बड़ा पेड़ उखाड़ डालता है। किसी को पेट भरने के लिए सरसों का एक दाना काफी है और किसी को अपना पेट भरने के लिए किसी बड़े जानवर का शिकार करना पड़ता है। इतनी विचित्रतापूर्ण सृष्टि में एक मनुष्य ही है जिसने अपनी बुद्धि से इन सहस्त्रों कोटि के जीवों की प्रकृति को समझा है और उनसे लाभ लेने की कला में पारंगत हुआ है। हिंस्त्र जानवर शेर को भी उसने अपनी मेधा के बूते पालतू बना लिया है। वह हाथी जैसे विशालकाय जीव पर सवारी करता है। बात व्यक्ति की क्षमता से होते हुए उसके आचार व्यवहार पर उतर आई। तर्क वितर्क का दौर जारी रहा। महाराज कृष्णदेव राय अपने आसन पर बैठे अपने सभासदों की वाक्पटुता और उनके ज्ञान का आनंद उठा रहे थे। महाराज का एक सभासद अपने आसन पर निर्लिप्त भाव मने बैठा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह सभा में चल रही चर्चा के दौर में कोई रुचि रखता हो। महाराज कृष्णदेव राय उसकी ओर कई बार देख चुके थे। उसकी निर्लिप्तता बनी हुई थी। महाराज ने सोचा शायद वह किसी अन्य विषय पर विचार कर रहा है। उन्होंने उसे टोका नहीं। सभा में अब सभासद कुछ और बुलंदी से बोलने लगे थे। एक सभासद ने कहा, कुछ लोग भ्रम में जीते हैं कि अच्छा वस्त्र पहन लेने से ही उन्हें सम्मान मिलने लगेगा। सच तो यह है कि व्यक्ति को सम्मान उसके बाह्य आवरण के कारण नहीं अपितु आंतरिक गुणों के कारण मिलता है। बोलने वाले सभासद के होठों पर ऐसा कहते समय व्यंग्यभरी मुस्कान तैर गई और उसने वक्रष्टि से सभा में बैठे उस सभासद की ओर देखा जो निर्लिप्त भाव में सभा में बैठा था और अब तक कुछ बोला नहीं था। तभी एक दूसरे सभासद ने पूर्ववक्ता की हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, ठीक कहते हो भाई। इन दिनों यह प्रवृत्ति देखने में आ रही है कि कुछ लोग ललाट पर चंदन लगाकर पंडित या ज्ञानी होने का स्वांग करते हैं। उनका स्वांग भले ही कुछ लोगों को भ्रमित कर दे, लेकिन ज्ञान की परख रखने वालों की दृष्टि से उनकी वास्तविकता छुपी नहीं रह सकती। ज्ञानी जानते हैं कि तिलक लगा लेने मात्रा से कोई पंडित नहीं हो जाता। पांडित्य के लिए तिलक की आवश्यकता ही क्या है? पांडित्य तो अध्ययन और मनन की स्वाभाविक परिणति है। उसने भी उस सभासद की ओर कटाक्ष भरिष्टि से देखा। उसे ऐसा करते महाराज कृष्णचंद्र राय ने देख लिया और वे भाप गए कि सभा में इस समय जो विमर्श हो रहा है उसके केंद्र में उनका वह सभासद है जो अब तक मौन बैठा है, निर्लिप्त और निस्पंद सा, मानो इन बातों में कोई सार ही न हो। महाराज अपने इस सभासद की योग्यता के कायल थे। वे जानते थे कि अध्ययन और योग्यता की उसमें कोई कमी नहीं है। उन्हें अपने इस सभासद का मौन खल रहा था। वे चाहते थे कि वह बोले और व्यक्ति के बाह्य आवरण और आंतरिक गुणों पर अपने विचार व्यक्त करे, मगर वह सभासद था कि किसी भी कटाक्ष पर ध्यान नहीं दे रहा था और न किसी के तर्क पर अपनी कोई प्रतिक्रिया ही प्रकट होने दे रहा था। महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने उस सभासद की ओर देखा और उसे टोका, तुम मौन क्यों हो? तुम भी अपने विचार व्यक्त करो। सभा में इतनी देर से चर्चा का दौर चल रहा है, तुम भी तो बताओ कि वस्त्र तो केवल तन बांधने के लिए अपेक्षित है, फिर क्यों कुछ लोग बाह्य सज्जा पर अनाप शनाप व्यय करते हैं? असली सौंदर्य तो मन का सौंदर्य है, फिर क्यों वस्त्राभूषण अलंकरण पर इतना ध्यान दिया जाता है? उस सभासद ने अपने आसन से उठकर महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए। यह सभासद कोई और नहीं
गुंटूर जिले के गलीपाड़ू ग्राम से विजयनगर आया कृष्ण स्वामी तेनालीराम मुदलियार था, जिसे हाल में ही महाराज ने अपना सभासद बनाया था। महाराज को अभिवादन करने के बाद तेनालीराम ने कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं इस सभा में चल रहे विचार विमर्श को गंभीर नहीं मानता। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता है कि इन बातों का न तो कोई अर्थ है और न ही ये बातें किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकती हैं। मेरी इस धारणा के प्रति आम सहमति भी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रायः सभी सभासदों की राय है कि वस्त्रा का प्रयोजन मात्रा तन ढकना होना चाहिए, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता। सभा में अभी जो भी बातें हो रही हैं, उसका प्रयोजन मुझे नहीं लगता कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। मुझे तो लगता है कि ये बातें केवल बातों के लिए हो रही हैं, जिससे सभा का समय कट जाए। मुझे इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है, महाराज, जिसके कारण मैं मौन है। महाराज को तेनालीराम से इस तरह के उत्तर की प्रत्याशा नहीं थी, जिसके कारण वे विस्मित हो गए, मगर उन्हें लगा कि उसने जो कुछ भी कहा है वह सच है। फिर भी उनकी उत्सुकता बनी रही कि आखिर इस विषय में तेनालीराम स्वयं क्या सोचता है। इसलिए उन्होंने तेनालीराम से कहा, नहीं तेनालीराम, यह प्रश्न टालने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी राय व्यक्त करनी ही चाहिए। इतने लोगों ने इस प्रसंग में सभा के समक्ष अपनी राय रखी और तुमसे सबकी यही अपेक्षा होनी चाहिए कि तुम भी अपनी सोच से सभा को अवगत कराओगे। जो आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने विनम्रतापूर्वक कहा और एक भरपूर टी सभासदों पर डाली। सभा में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा छा गया। फिर खुसुर फुसुर की आवाजें उभरने लगीं। तेनालीराम सभा में अपने आसन के पास खड़ा था। माथे पर रेशमी साफा बांधे आभिजात्य परिधान में सजे तेनालीराम को देखकर सभासदों की फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। उनमें से कुछ सभासद खींखी करके हंस भी रहे थे। महाराज ने भी सभासदों की फुसफुसाहटों और दबीदबी सी हंसी को सुना और वे समझ गए कि सभासद तेनालीराम के वस्त्र आदि को लक्ष्य करके हंस रहे हैं। महाराज, तेनालीराम ने गंभीर स्वरों में कहना आरंभ किया, परिवेश और परिस्थिति के अनुकूल परिधान पहनना नीति अनुकूल है। समाज में उचित स्थान प्राप्त करने के लिए उचित परिधान का उपयोग करना व्यवहार शास्त्र का प्रारंभिक उपदेश है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों का ज्ञान तो तब होता है जब उसे बोलने का अवसर प्राप्त हो, किंतु वस्त्रा तो दूर से ही बतला देता है कि उसे धारण करने वाला व्यक्ति किस उचित आसन का अधिकारी है। तो तुम कहना चाहते हो कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों की अपेक्षा उसका बाह्य परिधान अधिक महत्वपूर्ण है? महाराज ने प्रश्न किया और सभासद ही करते हुए हंसने लगे। हंसने वाले सभासद इस बात पर प्रसन्न थे कि महाराज कृष्णदेव राय के प्रश्न में तेनालीराम के विचारों से असहमति के संकेत थे। तेनालीराम उसी सहजता से बोल पड़ा, नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा है कि परिधान के अभाव में व्यक्ति के आंतरिक गुणों की पहचान नहीं हो पाती और व्यक्ति को उपेक्षित होना पड़ता है। महाराज ने विस्मय भरिष्टि से तेनालीराम को देखा। सभासदों ने शोर करते हुए तेनालीराम की टिप्पणी से असहमति जताई। महाराज ने थोड़ी देर तक चुप्पी साधे रखी, फिर धीरे से पूछा, तेनालीराम, सारे सभासद लगता है तुम्हारी राय से सहमत नहीं हैं। क्या अब भी तुम अपनी टिप्पणी पर दृढ़ हो? जी हाँ महाराज, मैंने जो भी कहा उसमें मेरा कुछ भी नहीं, यह आर्ष वचन है और शाश्वत है, चिरंतन है। यह हर युग में ऐसा ही था, है और रहेगा, तेनालीराम ने कहा। तुम इसे प्रमाणित कर सकते हो? महाराज ने पूछा। उचित अवसर पर तेनालीराम ने उत्तर दिया। उस दिन सभा उसी समय विसर्जित हो गई। सभासदों में एक विशेष प्रकार की खुशी थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि महाराज तेनालीराम के उत्तर से सहमत नहीं हैं। ये सभासद तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे, क्योंकि वह प्रायः बहुमूल्य परिधान पहनकर सभा में आया करता था।
विद्वान तो वह था ही। सभा में उसकी टिप्पणियां सबसे भिन्न और सटीक हुआ करती थीं, जिसकी प्रायः महाराज सराहना करते थे। यही कारण था कि सभासदों में तेनालीराम के प्रति ईर्ष्या का भाव था। इस घटना के कुछ दिन बाद विजयनगर में एक समारोह का आयोजन हो रहा था। महाराज कृष्णदेव राय के पिता के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह समारोह इस बार विशेष उल्लास के साथ मनाया जा रहा था, क्योंकि यह वर्ष महाराज कृष्णदेव राय के पिता की शतवार्षिकी जन्मोत्सव का वर्ष था। महाराज स्वयं समारोह की तैयारियों पर दृष्टि रख रहे थे। राजभवन को इस अवसर पर विशेष रूप से सजाया गया था। आमोद प्रमोद के लिए विविध कार्यक्रम चल रहे थे। विजयनगर के सभ्रांत परिवारों को महाराज ने भोजन का आमंत्रण दिया था। कुछ पड़ोसी राजाओं को भी राजनयिक संबंध दृढ़ करने के उद्देश्य से महाराज ने निमंत्रण भेजा था। तेनालीराम सहित सभी सभासदों को महाराज कृष्णदेव राय ने स्वलिखित आमंत्रण पत्र भेजकर जन्मोत्सव समारोह के बाद अपने साथ रात्रि का भोजन करने का न्योता दिया था। सभासदों को राजभवन के द्वार पर पुष्पमाला पहनाकर ससम्मान भोजन कक्ष तक पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई थी। रंग-बिरंगे परिधानों में सजी-धजी परिचारिकाएं इधर-उधर मंडरा रही थीं। शाम ढल चुकी थी। शरद पूर्णिमा की चांदनी का उजास फैला हुआ था। राजभवन की बगिया में लगी रजनीगंधा की भीनी-भीनी सुगंध से वातावरण महमह कर रहा था। तभी राजभवन के द्वार पर एक विचित्रासा शोर उभरने लगा। प्रहरी एक भिखमंगे को राजभवन के द्वार से धक्का देकर दूर भगाने में लगे थे और वह भिखमंगा शश व्यक्ति चीख-चीख कर बोल रहा था, मुझे मत भगाओ, मुझे राजभवन के भोजन कक्ष तक पहुंचा दो। मैं भिखमंगा नहीं है, मैं महाराज का आमंत्रित अतिथि हैं। मुझे निरात मत करो, मैं पंडित हैं, काव्यशास्त्रा का ज्ञाता हैं, मेरे साथ उचित व्यवहार करो। शोर सुनकर महाराज स्वयं राजभवन से बाहर आए और उचटती सीष्टी उस व्यक्ति पर डाली तथा प्रहरियों से कहा, इस आदमी को थोड़ा भोजन देकर यहाँ से दूर भगाओ, अतिथियों के आने का समय हो रहा है। शोर करने वाले व्यक्ति ने महाराज की ओर देखा और मुस्कुराया। चांदनी के उजास में महाराज को उसकी मुस्कान पहचानी सी लगी, मगर महाराज आयोजन की हड़बड़ी में थे, इसलिए उस व्यक्ति पर अधिक ध्यान नहीं दिया और राजभवन में चले गए। प्रहरी उस व्यक्ति को भगाते उससे पहले ही वह व्यक्ति बिना कुछ बोले वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में महाराज के आमंत्रित अतिथियों का आगमन होने लगा। एक से बढ़कर एक परिधान में सजे धजे लोगों के आने का क्रम थोड़ी देर तक जारी रहा, फिर थमसा गया। राजभवन के भोजन कक्ष मने लोगों की सजधज देखकर ऐसा लगता था मानो कुबेर के कक्ष में देवताओं की जमघट लगी हो। महाराज स्वयं अतिथियों को आसन ग्रहण करने के लिए उनके लिए निर्धारित आसनों की ओर इंगित कर रहे थे। सभी आसन भर चुके थे, मात्र तेनालीराम का आसन रिक्त था। महाराज बार बार उस रिक्त आसन की ओर देखते और फिर प्रवेश द्वार की ओर उनकी दृष्टि जाती। मन ही मन महाराज को तेनालीराम की अनुपस्थिति उत्तेजित कर रही थी। वे सोच रहे थे, कितना ढीठ है यह तेनालीराम, उसे यह ज्ञान है कि भोजन किसके सानिध्य में करना है, फिर भी वह निर्धारित समय पर नहीं आया। लेकिन मन में उठते आक्रोश को पी जाने के अलावा महाराज कर भी क्या सकते थे। वहां उपस्थित सभासदों को तेनालीराम की अनुपस्थिति से उसके विरुद्ध आग उगलने का अवसर मिल गया। वे आपस में तेनालीराम की अनुपस्थिति का मजाक उड़ाने लगे। कोई कहता तेनालीराम अपनी पगड़ी की तहें सजाने में लगा होगा, तो कोई कहता अरे भाई तेनालीराम अपनी रेशमी धोती का फेंटा कसने में लगा होगा, फेंटा कस ले तो आएगा। और इस तरह की बातें खत्म भी नहीं हो पाती कि सभी ही करने लग जाते। अंततः तेनालीराम ने भोजन कक्ष में प्रवेश किया। सचमुच बहुत आकर्षक परिधान में सजा धजा था तेनालीराम।
महाराज ने उसकी ओर आग्नेयष्टि से देखा मगर कुछ कहा नहीं। ष्टिमात्रा से ही उन्होंने तेनालीराम के प्रति अपना आक्रोश अभिव्यक्त कर दिया। बड़े और सामर्थ्यवान लोग परिस्थिति विशेष में अपनी आंगिक भंगिमाओं से ही अपने मनोभावाएं को व्यक्त करते हैं। महाराज के मनोभावों को समझते हुए तेनालीराम ने महाराज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज क्षमा करें, यहाँ समय पर उपस्थित नहीं हो पाया। महाराज आक्रोश में तो थे ही, तेनालीराम का अनुनय सुनकर उनकी उत्तेजना शांत न रह सकी और व्यंग्योक्ति में प्रकट हुई। हाँ, देख रहा है, आपका कुर्ता बहुत चमक रहा है। महाराज की व्यंग्योक्ति सुनकर सारे अतिथि सभासद ठठाकर हंस पड़े। तेनालीराम ने इसी ठहाके के बीच अपना आसन ग्रहण किया। तेनालीराम की ओर महाराज ने देखा तो उसे अतिशय गंभीर पाया। महाराज सोचने लगे कि तेनालीराम के प्रति उन्हें व्यंग्योक्तियों का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। क्या पता किस परिस्थिति में था वह। बिना जाने समझे इस तरह का व्यवहार किसी राजा के लिए कदापि शोभनीय नहीं है। यह तो उच्छृंखलता है। हो सकता है कि तेनालीराम किसी संकट में पड़ गया हो जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया। अभी महाराज ऐसा सोच ही रहे थे कि उनकी आंखों में विस्मय के भाव गहरा गए। उन्होंने देखा कि भोजन स्थल पर तेनालीराम केवल धोती पहने नंगे बदन बैठा हुआ है और उसकी पगड़ी, कुर्ता, फतुहा, गमछा, अंगवस्त्राम भोजन की थाली के चतुर्दिक रखे हुए हैं। सभासद तेनालीराम की ओर देख देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों ही आंखों में बतिया रहे हैं कि तेनालीराम का सिर फिर गया है। भोजन परोसा जा चुका था। तेनालीराम की ओर सारे सभासद देख रहे थे। तेनालीराम ने भोजन का एक निवाला उठाया और कुर्ते पर रखते हुए कहा, कुर्ता तू खा। फिर पगड़ी पर एक निवाला रखा और कहा, पगड़ी तू खा। अंगवस्त्राम पर एक निवाला रखा और कहा, अंगवस्त्राम तू खा। तेनालीराम का यह कृत्य महाराज की समझ में नहीं आया। तब उन्होंने तेनालीराम को घूरते हुए कहा, तेनालीराम तुम्हें हो क्या गया है? भोजन के साथ तुम यह क्या कर रहे हो? अपने वस्त्र तुमने क्यों उतार दिए? एक सभासद ने कहा, तेनालीराम का सिर फिर गया है। दूसरे उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और कहने लगे, कहीं कुर्ता भी भोजन करता है। यह बावलापन नहीं तो और क्या है? तेनालीराम उनकी बातों को अनसुनी करते हुए अपने काम में लगा रहा। कुर्ता तू खा। अंगरखा तू खा। अंगवस्त्राम तू खा। पगड़ी तू खा। महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने टोका, बावले मत बनो तेनालीराम, भोजन करो। तुम्हें यहां भोजन के लिए बुलाया गया है। तेनालीराम ने महाराज की ओर देखा, फिर अन्य अतिथियों की ओर, फिर कहा, महाराज जिसे राजभवन में भोजन के लिए प्रवेश मिला उसी को तो खिला रहा है। भोजन के लिए तो तुम्हें आमंत्रण दिया गया था, इसलिए भोजन के लिए प्रवेश तुम्हें ही मिला है। तुम भोजन करो। एक तो विलंब से आए हो, अब और विलंब न करो। महाराज ने कहा, मैं विलंब से नहीं आया महाराज, मैं तो यहाँ सबसे पहले आया था। विलंब से तो यह पगड़ी, कुर्ता आदि परिधान पधारे हैं। उलझी बातें मत करो तेनालीराम, कहो जो कुछ भी कहना है मगर साफ साफ। महाराज ने कहा। तेनालीराम ने कहना शुरू किया, महाराज मैं तो शाम ढलते ही यहाँ पहुँच गया था। मैंने ये परिधान नहीं पहने थे। साधारण कपड़ों में देखकर मुझे प्रहरियों ने द्वार पर ही रोक लिया। मैं उन्हें समझाता रहा कि मैं पंडित हैं, मैं काव्यशास्त्री हैं, मैं यहाँ का आदरणीय आमंत्रित अतिथि हैं, मगर उन्होंने मेरी एक न सुनी। शोर सुनकर आप स्वयं वहां आए मगर मेरी पुकार सुनने की आवश्यकता आपने नहीं समझी और मुझे भोजन देकर द्वार से ही भगा देने का निर्देश देकर लौट आए।
महाराज को संध्या की घटना की स्मृति हो आई। तेनालीराम ने अपनी बात जारी रखी, और महाराज, मुझे यहाँ आना ही था, इसलिए मैं अपने घर गया और ये वस्त्र धारण किए, फिर मैं यहाँ आया। महाराज कृष्णदेव राय अचरज में डूबे तेनालीराम की बातें सुन रहे थे। तभी एक सभासद ने कहा, तेनालीराम, आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी भूल करेगा। आप राजभवन में आमंत्रित थे। राजभवन की अपनी एक मर्यादा है। राजभवन में यदि आप फकीरों जैसे वस्त्र में आएंगे, तब भला कौन प्रहरी आपको राजा का अतिथि स्वीकार करेगा। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके लिए दोषी आप हैं। तेनालीराम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। परिवेश और परिस्थिति का ध्यान रखते हुए परिधान का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यही तो मैंने राजसभा में कुछ दिन पहले कहा था, स्मरण करें महाराज। तेनालीराम ने महाराज से सीधा संवाद किया। आपको अवश्य स्मरण होगा कि तब परिधान के स्थान पर व्यक्ति के आंतरिक गुणों को महत्वपूर्ण बताते हुए मुझे अपने विचारों में संशोधन के लिए प्रेरित किया गया था। महाराज ने तेनालीराम को गले से लगाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे थे तेनालीराम। उस दिन भी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 2 स्वर्ण मूषक पुरस्कार बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार के सभी सभासदों को विशेष महत्व देते थे, किंतु फिर भी सभासदों को प्रायः ऐसा लगा करता था कि महाराज तेनालीराम पर अधिक कृपालु हैं और उसे ऐसा मौका दे दिया करते हैं कि वह शेष सभी सभासदों पर भारी पड़ता है। इसलिए आम सभासद ऐसे अवसरों की तलाश में रहते थे जिसमें तेनालीराम का मजाक उड़ाया जा सके। एक दिन महाराज का दरबार लगा हुआ था। आम दिनों की तरह ही राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। तभी महाराज ने एक अजीब सी गंध उठती महसूस की। उन्होंने सभासदों से पूछा, क्या उन्हें कोई दुर्गंध महसूस हो रही है। सभी सभासदों ने बिना सतर्कता से दुर्गंध अनुभव करने की कोशिश किए ही कहा, नहीं महाराज। लेकिन तेनालीराम अपने आसपास की हवा को महसूस करता हुआ बोला, हाँ महाराज। ऐसी गंध मरे चूहे के शरीर में सड़न उत्पन्न होने के कारण पैदा होती है। लगता है कहीं आसपास ही कोई चूहा मरा पड़ा है। महाराज ने सेवकों से अविलंब चूहे की खोज करने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में एक सेवक ने मरा चूहा ढूंढ निकाला और उसे लेकर महाराज के पास चला आया। महाराज सेवक पर नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, तुमने इसे खोज निकाला, मगर इसे यहाँ लाने की आवश्यकता क्या थी। कहीं फेंक आते, फिर मुझे आकर सूचना दे देते। मैं इस चूहे का क्या करूंगा। सेवक डर से थरथर कांपने लगा। तभी एक दरबारी ने कहा, महाराज, आप चाहें तो चूहा इस दरबार के सबसे विद्वान सभासद तेनालीराम को भेंट कर सकते हैं। आपने उसे तरह तरह के उपहार दिए हैं, आज मरा चूहा ही सही। उस दरबारी की बात पर सभी सभासद ही करने लगे। बोलने वाला सभासद इस दरबार में मस्खरा सभासद माना जाता था, इसलिए महाराज ने उसकी बातें अनसुनी कर दीं। मगर तेनालीराम इस सभासद की बातों में छुपे कटाक्ष से तिलमिला गया और तत्काल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, माननीय सभासद, यदि महाराज ने मुझे यह चूहा उपहार में दिया तो मैं इसे आदर के साथ ग्रहण करूंगा। ऐसे भी चूहा विकल्पों का प्रतीक है। भगवान गणपति का वाहन ऐसे ही नहीं बन गया है। महाराज तेनालीराम के प्रतिवाद पर मुस्कुरा उठे और बोले, मरे चूहे का तुम क्या करोगे। यदि आपने मुझे यह चूहा भंटेट किया, तब मैं यह समझेंगा कि आप मेरी बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं, और यह परीक्षा देने के लिए मैं इस चूहे से व्यापार करूंगा। महाराज तेनालीराम ने कहा, मरे चूहे से व्यापार, यह तुम कैसे कर सकते हो तेनालीराम, महाराज ने पूछा। महाराज, संसार की प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई उपयोग है।
कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। मैं इस मरे चूहे को किसी सपेरे को बेच आऊंगा और उससे गुड़ खरीद लूंगा। इन दिनों गर्मी का मौसम है। मैं उस गुड़ को पानी में मिलाकर मीठा पानी बेचेंगा। मीठा पानी बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे चना खरीदूंगा और चना बेचकर चना से बने पकवान, सत्तू, गुड़चना आदि बेचकर अच्छा पैसा कमाऊंगा और उन पैसों से कोई बड़ा रोजगार आरंभ करूंगा, तेनालीराम ने कहा। महाराज तेनालीराम की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सभासदों से कहा, तेनालीराम की यही तरकब्धि उसे तेनालीराम बनाती है। ऐसी तरकद्धी आम इंसान में प्रायः दुर्लभ है। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे दरबार में तेनालीराम जैसा बुद्धिमान सभासद हैं। मैं आज इसके उत्तर से इतना संतुष्ट हैं कि इसके लिए स्वर्ण मूषक पुरस्कार की घोषणा करता है तथा राज्य के कोषाध्यक्ष को आदेश देता है कि तेनालीराम को पुरस्कृत करने के लिए 5 तोले सोने का चूहा बनवाकर दरबार को यथाशीघ्र सौंपे। महाराज के इस आदेश का पालन हुआ। उस दिन दरबार में महाराज ने तेनालीराम को सोने का चूहा पुरस्कार में देकर उसे अपने गले से लगा लिया। तेनालीराम के आलोचकों को महाराज की ओर से दिया गया यह एक करारा जवाब था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 3 महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रियों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोरोचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मां के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा, तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था।
जिस कारण जिसने भी माँ के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो डॉट क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज, क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निस्संकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है, राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है। वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है, राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा। राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है, अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा? तेनालीराम ने राजा से कहा। तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे।
तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है। राजा ने हालांकि सच कहा था, फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है। आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है, जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ। वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ। यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, राजा ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं।
यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है। एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए। कोई दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी 2 हाथ धुआं महाराज को न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सेवक शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुहर पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर नीचे झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, वो सब चुप सुनते रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 महाराजा कृष्णदेव राय एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी पहना करते थे। जब भी वह दरबार में उपस्थित होते तो अक्सर उनकी नजर अपनी सुंदर अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमानों और मंत्रियों से भी वह बार बार अपनी उस अंगूठी का जिक्र किया करते थे। एक बार राजा कृष्णदेव राय उदास होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। तभी तेनालीराम वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा।
तब राजा ने बताया कि उनकी पसंदीदा अंगूठी खो गई है और उन्हें पक्का शक है कि उसे उनके 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने चुराया है। चूंकि राजा कृष्णदेव राय का सुरक्षा घेरा इतना चुस्त होता था कि कोई चोरोचक्का या सामान्य व्यक्ति उनके नजदीक नहीं जा सकता था। तेनालीराम ने तुरंत महाराज से कहा कि मैं अंगूठी चोर को बहुत जल्द पकड़ लूंगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलवा लिया। तेनालीराम बोले, राजा की अंगूठी आप 12 अंगरक्षकों में से किसी एक ने की है, लेकिन मैं इसका पता बड़ी आसानी से लगा लूंगा। जो सच्चा है उसे डरने की कोई जरूरत नहीं और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनालीराम ने बोलना जारी रखा, आप सब मेरे साथ आइए, हम सबको काली मां के मंदिर जाना है। राजा बोले, ये कर रहे हो तेनालीराम, हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज आप धैर्य रखिए, जल्द ही चोर का पता चल जाएगा। तेनालीराम ने राजा को सब्र रखने को कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों से कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर मां काली की मूर्ति के पैर छूने हैं और फौरन बाहर निकल आना है। ऐसा करने से मां काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे ही कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर निकलता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह लगेगा, तब तक इनका क्या किया जाए? नहीं महाराज, चोर का पता तो ला चुका है। 7वें स्थान पर खड़ा अंगरक्षक ही चोर है। ऐसा सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सिपाहियों ने उसे धर दबोचा और कारागार में डाल दिया। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली मां के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी मां के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने 7वें अंगरक्षक के हाथ महके तो उनमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से मां काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से सम्मानित किया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 4 राजा कृष्णदेव राय के निजी बगीचे में बैंगन के पौधे थे जो बिना बीज के थे। राजा की आज्ञा के बिना न तो कोई उस बगीचे में जा सकता था, न ही कोई फल तोड़ सकता था। राजा कृष्णदेव राय के अतिरिक्त किसी ने वे बैंगन नहीं चखे थे। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने सभी दरबारियों को राजमहल में दावत पर बुलाया। दावत में बिना बीज वाले 49 बैंगनों का सालन भी बना था। तेनालीराम को वह इतना पसंद आया कि घर लौटकर भी वह उसी की बात करता रहा। तेनाली से उन बैंगनों की इतनी तारीफ सुनकर उसकी पत्नी ने भी बैंगन खाने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मैं वे बैंगन तुम्हारे लिए कैसे ला सकता हूँ? तेनालीराम अपनी पत्नी से बोला, अरे महाराज को वे बैंगन इतने प्रिय है कि पेड़ से एक भी कम हो जाए तो वे पूरा राजमहल सर पर उठा लेते हैं। मैं तो रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। पर तेनाली की पत्नी न मानी। स्त्री हट के आगे तेनाली को झुकना ही पड़ा और वह शाही बगीचे से बैंगन चुराकर लाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शाम के समय तेनालीराम चुपके से शाही बगीचे में घुसा और कुछ बैंगन तोड़ लाया। उसकी पत्नी ने बड़ी लगन से बैंगन की सब्जी बनाई। सब्जी बहुत अच्छी बनी थी। तेनाली की पत्नी को बहुत पसंद आई।
वह अपने 6 साल के बेटे को भी वह सब्जी चखाना चाहती थी, पर तेनाली ने उसे मना करते हुए कहा, ऐसी गलती मत करना। अगर उसके मुंह से किसी के सामने निकल गया तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। पर तेनाली की पत्नी न मानी। यह कैसे हो सकता है कि वह इतना बढ़िया भोजन करे और अपने लाल को चखाए भी नहीं। इस सब्जी का स्वाद तो ताउम्र जुबान पर रहेगा। आप कोई तरकीब निकालो न जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हारकर तेनालीराम ने हथियार डाल दिए और छत पर सो रहे अपने पुत्र को उठाने गया। परंतु उसे उठाने से पहले तेनाली ने एक बाल्टी पानी से भरी और सोते हुए पुत्र पर डाल दी। हड़बड़ाकर उसने आंखें खोल दी तो उसे गोदी में उठाते हुए तेनालीराम बोला, जोर की बारिश हो रही है, चल भीतर चल कर सोते हैं। घर के भीतर लाकर तेनालीराम ने उसके वस्त्र बदले और उसे बैंगन की सब्जी खिलाई। भोजन करते समय तेनाली ने फिर याद दिलाया कि वर्षा के कारण अब सबको भीतर ही सोना पड़ेगा। अगले दिन राजा को बैंगन की चोरी के विषय में पता चल गया। शाही बगीचे के माली ने जब बैंगन की गिनती की तो उसमें 4 बैंगन कम निकले। चारों ओर शोर मच गया। पूरे शहर में बैंगन चोरी होने की चर्चा होने लगी। महाराज ने चोर के सिर पर भारी इनाम घोषित किया। न जाने कैसे दंडनायक सेनापति को तेनालीराम पर शक हो गया। उसने महाराज को अपने शक के बारे में बताया। उसके अनुसार तेनालीराम के अतिरिक्त किसी में इतना साहस नहीं है कि शाही बगीचे से बैंगन चुरा सके। महाराज ने कहा, तेनालीराम बहुत चतुर है। यदि उसने चोरी की है तो वह अपनी चालाकी से बात छुपा जाएगा। ऐसा करो, तेनाली के पुत्र को बुला। हम उसके पुत्र से सच्चाई का पता लगाएंगे। तेनालीराम के पुत्र को राज दरबार में लाया गया। उससे पूछा गया कि उसने कल रात को भोजन में क्या खाया था। वह बोला, मैंने कल रात को बैंगन खाए थे। वे इतने स्वादिष्ट थे कि उनका जवाब नहीं था। अब तो दंडनायक ने तेनाली को धर दबोचा। तेनाली, अब तो तुम्हें अपना अपराध मानना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं अपराध क्यों मानूं? तेनाली बोला, कल रात मेरा बेटा जल्दी ही सो गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कोई सपना देखा है, तभी वह बैंगन, बारिश आदि जैसी नामुमकिन बातें कर रहा है। पूछिए उससे क्या कल रात बारिश हुई थी। दंडनायक ने बच्चे से बारिश के विषय में पूछा तो बच्चे ने भोलेपन से जवाब दिया, कल रात तो बहुत तेज वर्षा हुई थी। मैं बाहर सो रहा था। मेरे सारे वस्त्र भीग गए। इसके बाद मैं भीतर आकर सोया। वास्तविकता तो यही थी कि पिछली रात शहर में एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई थी। बच्चे की बात सुनकर दंडनायक और राजा कृष्णदेव राय चुप हो गए और उन्होंने तेनालीराम पर शक करने के लिए माफी मांगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को अति प्रिय थे। इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख प्रसन्न हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाबों के कम होने का क्रम कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे तत्काल बंदी बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। पहरेदार सतर्कता से बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम का पुत्र था। जब यह बात तेनालीराम के घर तक पहुंची
तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनालीराम से मिन्नतें करने लगी कि किसी भी तरह उसके पुत्र को छुड़ा कर लाए। तेनालीराम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने के पूर्व वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के सम्मुख प्रस्तुत करने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदीगृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता? दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मुझे बचा लीजिए, कृपया कुछ करिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूं? अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह गए, क्या इसका कोई अर्थ था? वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया। उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते भर गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुंचे तब तक वह सारे गुलाब खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोले, महाराज, ये बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है। हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती? इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो? बड़े होकर क्या करोगे? महाराज क्रुद्ध होकर बोले। तेनालीराम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। कदाचित इनका ध्येय आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है, किंतु महाराज इसमें मुझ निर्दोष को सजा क्यों? अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ खाली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ नदारद हो गए। रास्ते में अपनी धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनाली का पुत्र सारे गुलाब चट कर गया। अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब चोर हैं। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाए? इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना। इसे तत्काल छोड़ दो। तेनालीराम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाती है। तेनालीराम ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, एक बार की बात है, उन दिनों तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराज कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराज को वचन दिया कि वह शीघ्र कर्ज चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराज का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उस परेशानी के 2 हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे दो, किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा था। लेकिन वह महाराज से कहे तो कहे कैसे कि वे उसका कर्ज माफ कर दें। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएगा। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए।
तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराज को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक शाम महाराज तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराज को देखा तो तेनालीराम को इशारा कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट गया। महाराज तेनालीराम के पास गए और उसका हालचाल पूछने लगे। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराज, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशान रहते हैं। आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी चिंता करने की क्या आवश्यकता थी तेनालीराम? चलो, मैं तुम्हें कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ, तेनालीराम को सांत्वना देते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वस्थ देख महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो, इसका अर्थ है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम ने हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपके मुझे उस बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराज क्या कहते? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निःशब्द कर दिया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट में बात वीडियो कैसा लगा। साथ राजा कृष्णदेव राय के जन्मदिन के अवसर राजमहल में बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। पड़ोसी राज्य के कई मित्र राजा उस शुभ अवसर पर महाराज को बधाई देने पहुंचे और उन्हें एक से बढ़कर एक बेशकीमती उपहार दिए। सभी उपहारों में महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय 4 फूलदान थे। वे रत्नजड़ित फूलदान कला का उत्कृष्ट नमूना थे। महाराज ने उन्हें अपने शयन कक्ष में रखवाया और एक सेवक को उनके उचित रखरखाव की जिम्मेदारी सौंप दी। सेवक पूरी सावधानी से उन फूलदानों की साफ-सफाई किया करता था। उसे पता था कि महाराज को वे फूलदान कितने प्रिय थे। यदि उसकी असावधानी से उन्हें कुछ भी नुकसान हुआ तो फिर उसकी खैर नहीं। किंतु एक दिन जो नहीं होना था वह हो गया। सफाई करते समय उन 4 फूलदानों में से एक फूलदान सेवक के हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और चकनाचूर हो गया। डर के मारे उनकी जान सूख गई। लेकिन यह बात न छिपनी थी और न ही छिपी। महाराज को जब फूलदान टूटने की खबर मिली तो वे आगबबूला हो गए। उन्होंने उस सेवक को फांसी पर लटका देने का आदेश दे दिया। वह सेवक बहुत रोया, बहुत मिन्नतें की, लेकिन महाराज टस से मस न हुए। अगले दिन सेवक को फांसी पर लटकाया जाना था। तेनालीराम को जब ये बात पता चली तो उन्होंने महाराज से मिलकर इस छोटे से अपराध के लिए सेवक को फांसी देने का विरोध किया। लेकिन महाराज इतने अधिक क्रोधित थे कि उन्होंने तेनालीराम की बात अनसुनी कर दी। महाराज को समझाने में विफल होने के बाद तेनालीराम बंदीगृह में उस सेवक से मिलने पहुंचे। सेवक तेनालीराम को देख अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाने लगा। तेनालीराम उसे दिलासा देते हुए बोले, विश्वास करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस फांसी के पूर्व जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। तेनालीराम सेवक के कान में कुछ कहकर वहां से चले गए। अगले दिन सेवक को फांसी से पूर्व महाराज के सामने ले जाया गया। महाराज ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो वह बोला, महाराज, मेरी अंतिम इच्छा बचे हुए 3 फूलदानों को देखने की है। उसकी अंतिम इच्छा पूरे करने वे तीनों फूलदान दरबार में मंगवाए गए। जैसे ही वे फूलदान उस सेवक के सामने ले जाए गए,
उसने उन्हें उठाकर जमीन पर पटक दिया। तीनों फूलदानों के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। अपने प्रिय फूलदानों का ये हश्र देख महाराज का क्रोध सांतवें आसमान पर पहुंच गया। वे चीख पड़े, ये तुमने क्या कर दिया मूर्ख? इन फूलदानों को तुमने क्यों तोड़ा? महाराज, मेरे हाथों जब एक फूलदान टूटा तो मुझे मृत्युदंड मिला। जब ये 3 फूलदान टूटेंगे तब भी किसी न किसी को मृत्युदंड मिलेगा। मैंने इन्हें तोड़कर उन लोगों के प्राण बचा लिए हैं, क्योंकि मनुष्य के प्राण से बढ़कर और कुछ भी नहीं। सेवक हाथ जोड़कर बोला। यह बात सुनकर महाराज में समझ आया कि अपने क्रोध के वशीभूत होकर वह क्या अनिष्ट करने वाले थे। उन्होंने सेवक को छोड़ देने का आदेश दिया और उससे पूछा, किसके कहने पर तुमने से ऐसा किया? सेवक ने तेनालीराम का नाम लिया। महाराज तेनालीराम से बोले, तेनालीराम, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। क्रोध के आवेश में लिया गया निर्णय कभी किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। आज तुमने हमारे हाथों अन्याय होने से बचा लिया। दोस्तों, कहानी कैसे लाइक कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी तेनालीराम को साथ लेकर विजयनगर की प्रजा का दुख सुख जानने के उद्देश्य से भ्रमण के लिए निकल जाते थे। ऐसे भ्रमण के समय दोनों आम नागरिकों जैसे परिधान में रहते थे। एक दिन महाराज ने कहा, तेनालीराम, राजकाज की समरसता से बड़ी ऊब हो रही है। क्यों न हम लोग 2-4 दिनों के लिए कहीं भ्रमण के लिए निकल जाएं? इससे समरसता भी दूर होगी और हम लोग अपनी प्रजा की वास्तविक स्थितियों को भी समझ पाएंगे। तेनालीराम भला महाराज की बातों का क्या विरोध करता। वह तुरंत तैयार हो गया। कार्यक्रम तय हो गया। उस दिन तेनालीराम यात्रा की तैयारी के लिए अपने घर चला गया। दूसरे दिन यात्रा आरंभ होनी थी, इसलिए तेनालीराम ने आनन फानन में अपनी तैयारियां पूरी कर ली। उसने थैले में कुछ कपड़े रखे, जेब में कुछ मुद्राएं रखीं, जूतों को साफ किया, घोड़े को नहला धुलाकर उसकी मालिश की। हो गई उसकी तैयारी पूरी। ऐसे भी वह महाराज के साथ जा रहा था, इसलिए राह व्यय आदि की चिंता उसे नहीं करनी थी। फिर भी उसने कुछ पैसे अपने साथ रख लिए थे, यह सोचकर कि पता नहीं कब पैसों की आवश्यकता पड़ जाए। तेनालीराम का मानना था कि पैसों का कोई विकल्प नहीं होता। पैसों का काम पैसे से ही पूरा हो सकता है। दूसरे दिन वह महाराज के साथ राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़ा, यानी उन दोनों की यात्रा प्रारंभ हो गई। यात्रा के दौरान महाराज तेनालीराम से प्रायः कुछ बातें किया करते थे। उनकी बातों में कई प्रकार की जिज्ञासाएं हुआ करती थीं। इस बार यात्रा का पहला पड़ाव एक नगर की धर्मशाला में था। महाराज ने धर्मशाला पहुंचकर स्नान किया और वस्त्र बदले। फिर तेनालीराम के साथ पैदल ही नगर भ्रमण के लिए निकले। उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि उनके राज्य का यह नगर खुशहाल था। बाजार में प्रकाश था। अधिकांश दुकानों में तोरण द्वार लगे हुए थे। एक स्थान पर महाराज ने भीड़ देखी तो तेनालीराम के साथ वे यह देखने के लिए उस स्थान पर गए कि भीड़ क्यों लगी हुई है। उस स्थान पर पहुंचकर महाराज ने देखा कि एक धनाढ्य व्यक्ति गरीबों के बीच अनाज और पैसे बांट रहा है। महाराज उस व्यक्ति की दानशीलता से बहुत प्रभावित हुए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, ऐसे दानी और पुण्यात्मा लोगों से ही धरती टिकी हुई है। देखो इस दानी को, कितनी एकाग्रता से यह गरीबों को दान दे रहा है। महाराज इतना ही बोल पाए थे कि दानकर्ता के पास खड़े 2 पगड़ीधारी लठैतों ने नारा बुलंद किया, बोलो ध्यानी चंद सेठ की। दान लेने के लिए खड़े लोगों ने आवाज लगाई, जय। इस जयकार की गंज के साथ ही महाराज तेनालीराम का हाथ पकड़कर पुनः धर्मशाला की दिशा में चल पड़े। महाराज चाहते थे कि तेनालीराम दान पर भी कुछ बोले। जिस तरह लोगों ने उस सेठ के लिए जयकार किया था,
उससे महाराज के मन में भी इच्छा हो गई थी कि कभी वे भी गरीबों की बस्ती में जाएंगे और उनकी सहायता के लिए अन्न और द्रव्य दान करेंगे, तब लोग उनके लिए भी ऐसे ही जयघोष करेंगे। सत्ता हमेशा ऐसे ही छोटे प्रलोभन से उत्पन्न जय के मद में डूबी रहती है। महाराज की इस चाह में भी सत्ता का वही मद काम कर रहा था। महाराज द्वारा पूछे जाने पर भी तेनालीराम ने सेठ के दान के प्रसंग में कुछ भी नहीं कहा। महाराज क्षुब्ध हो उठे और तेनालीराम से चिढ़कर कहा, तुम कैसे मनुष्य हो? एक प्रश्न मैंने तुमसे कई बार पूछा लेकिन तुम मौन साधे रहे। आखिर क्यों? महाराज, मैं एक ऐसा मनुष्य है जिसका अपनी देह और मन पर पूर्ण अधिकार है, तेनालीराम ने कहा। यह है आपके अभी अभी पूछे गए प्रश्न का उत्तर। क्या मतलब? महाराज ने कहा। क्यों उलझी हुई बातें कर रहे हो? जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरे कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाता है, नाविक नौकाएं चलाता है, धनुर्धारी शरसंधान करता है, गायक गीत गाता है, वादक वाद्ययंत्र बजाता है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति स्वयं पर शासन करता है। मैं ज्ञान यात्रा का यात्री हैं, इसलिए स्वयं पर शासन करने का अभ्यास करता है। उचित अवसर आने पर ही मैं आपके पूर्व प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक ये बातें हो रही थीं, तब तक धर्मशाला आ गया था। महाराज तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे और अपने प्रश्न की उपेक्षा के कारण कुपित भी हो उठे थे, इसलिए विश्राम के लिए अपने कक्ष में चले गए। जाड़े की रात थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तेनालीराम ने मध्य रात्रि में महाराज के कमरे का द्वार खटखटाया। महाराज ने द्वार खोला तो दरवाजे पर तेनालीराम को देखकर साश्वर्य प्रश्न किया, क्या हुआ तेनालीराम? इतनी रात गए तुमने द्वार क्यों खटखटाया? महाराज, बड़ी कृपा होगी यदि आप वस्त्र बदल लें और इस समय नगर भ्रमण के लिए चलें। शाम को या दिन को जो नगर दिखता है वह नगर का एक रूप है। नगर का वास्तविक रूप तो रात को ही दिखता है, तेनालीराम ने कहा। महाराज मान गए और तैयार होकर तेनालीराम के साथ धर्मशाला से बाहर आ गए। दोनों पैदल चलते हुए बाजार की ओर आ गए। शाम को इस बाजार में कितनी चहल पहल थी। महाराज सोच रहे थे कितना भव्य और संपन्न दिख रहा था बाजार। अभी किस तरह सन्नाटे में पड़ा है, मानो यहां कभी मनुष्य के पांव ही न पड़े हों। दुकानों के आगे प्रकाश के स्थान पर अंधेरा था। वे दोनों चलते रहे। एक स्थान पर उन्होंने देखा, एक बेसहारा आदमी एक दुकान के पायों की ओट में ठिठुर कर लेटा हुआ है। ठंड से बचाव के लिए उसके पास कंबल नहीं था। वे लोग धीमी चाल से उस व्यक्ति की ओर बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा विरोधी दिशा से एक व्यक्ति कंबल ओढ़े चला आ रहा था। उसकी दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी और वह तुरंत उसके पास गया और अपना कंबल उतारकर धीरे से उसने उस व्यक्ति को ओढ़ा दिया और स्वयं बिना कंबल के ही तेज कदमों से वहां से चला गया। उसने उस व्यक्ति पर कंबल डालते समय इतनी सतर्कता निभाई कि उस व्यक्ति की नींद न टूटे। महाराज यह दृश्य देखकर चमत्कृत हो उठे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, ऐसे ही लोगों के कारण धरती टिकी हुई है। असल दान तो यही है। बाकी दान के नाम पर जो कुछ भी होता है वह प्रशस्ति पाने का प्रयास है, उपक्रम है, व्यापार है, और कुछ भी नहीं। महाराज मन ही मन ग्लानि से भर उठे कि उनके मन में भी गरीबों को कुछ दान करके अपना जयघोष सुनने की इच्छा उत्पन्न हुई थी। उन्होंने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, एक बार विजयनगर के सम्राट महाराज कृष्णदेव राय की इच्छा हुई कि वे अपने राज्य का भ्रमण करें और अपनी प्रजा के दुख सुख को स्वयं अपनी आंखों से देखें, ताकि उन्हें अपने राज्य के विकास की योजना बनाते समय उन जरूरी बातों का ध्यान रह सके जिनका अभाव अभी उनकी प्रजा अनुभव कर रही है।
उन्होंने अपनी इच्छा तेनालीराम को बताई। तेनालीराम ने महाराज की बातें ध्यानपूर्वक सुनी। उसे महाराज की बातें अच्छी लगीं। उसने महाराज से कहा, महाराज, बहुत उत्तम विचार है। जितनी जल्दी हो सके राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बना लें। ठीक है, कार्यक्रम बन जाएगा, मगर मेरी इच्छा है कि राज्य भ्रमण के दौरान तुम मेरे साथ रहो, महाराज ने कहा। तेनालीराम ने तत्काल उत्तर दिया, आपकी इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है महाराज। आप आदेश करें, मैं आपको हर क्षण उपलब्ध मिलूंगा। जल्दी ही महाराज के राज्य भ्रमण का कार्यक्रम बन गया। महाराज ने अपने साथ कुछ चुनिंदे एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित सिपाहियों का दस्ता रखा और तेनालीराम के साथ घोड़े पर सवार होकर राज्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। पहले दिन ही संयोग ऐसा रहा कि राह में कोई बाजार नहीं मिला। घोड़े थक कर चूर थे। महाराज भी थकान का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम से कहा, मुझे लगता है कि अब शाम ढलने को है। हमें यहीं कहीं अच्छी जगह देखकर पड़ाव डालना होगा। भूख और प्यास से सभी बेहाल हैं। भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, मुझे लग रहा है कि दाईं तरफ नजदीक में ही कोई नदी हमें मिल सकती है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि दाईं तरफ से जो हवा आ रही है उसमें शीतलता है। यह शीतलता नमी के कारण ही हो सकती है। महाराज ने तेनालीराम की बातें सुनकर दाईं तरफ अपने घोड़े को घुमाया और थोड़ी दूर तक मंथर गति से उसे दौड़ाया। इसके बाद उन्हें भी लगा कि तेनालीराम के अनुमान में सत्यता है और उन्होंने साथ चल रहे दस्ते को उसी दिशा में चलने का संकेत कर दिया। थोड़ी देर में ही वे लोग नदी के किनारे पहुंच गए। महाराज के निर्देश पर नदी किनारे तंबू गाड़े गए। घोड़ों को ले जाकर सिपाहियों ने नदी में पानी पिलाया। महाराज अपने तंबू में विश्राम की मुद्रा में लेट गए और तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब भोजन का भी प्रबंध हो जाना चाहिए। ऐसा कहते समय वे अपने आसपास नजर दौड़ाते रहे। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक खेत दिखा जिसमें मटर की फलियां ही फलियां दूर तक दिखाई दे रही थीं। महाराज ने तेनालीराम से कहा, क्यों न आज हम लोग इन्हीं फलियों का आहार करें। विचार तो अच्छा है महाराज, तेनालीराम ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। महाराज ने कुछ सिपाहियों को बुलवाया और उनसे कहा, आज फलियों का आहार तुम लोगों को कैसा लगेगा। महाराज, इस बियाबान में जो कुछ भी मिल जाए वही उत्तम आहार है, एक सिपाही ने हिम्मत करके कहा। तो जाओ, सामने खेत में फलियां तैयार हैं, तोड़कर कुछ हम दोनों के लिए लाओ और तुम लोग भी खाओ। घोड़े तो मैदान में घास चर ही रहे होंगे। जैसी आज्ञा महाराज, कहकर सिपाही मुड़ने ही जा रहा था कि तेनालीराम ने हस्तक्षेप किया। ठहरो, फिर महाराज की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैं तो इस तरह फलियां ग्रहण नहीं करूंगा। आप इस राज्य के राजा अवश्य हैं, किंतु इस खेत के मालिक नहीं हैं। इस खेत का मालिक तो वही किसान होगा जिसने इस खेत में फलियां उगाई हैं, इसे अपने पसीने से सींचा है। बिना उसकी आज्ञा के इस खेत की एक फली भी तोड़ना अपराध है। और यह केवल अपराध ही नहीं है, अपितु राजधर्म के विरुद्ध चरण है, जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता। महाराज को तेनालीराम की बात उचित लगी। उन्होंने सिपाही को निर्देश दिया, जाओ, इस खेत के स्वामी का पता लगाकर उससे आज्ञा लो। यदि वह मिल जाए तो उससे कहना इस राज्य के राजा ने उसके खेत की फलियां मंगाई हैं। सिपाही जब उस खेत के मालिक का पता लगाते हुए उसके पास पहुंचा तो सिपाही को देखकर खेत का मालिक घबरा गया। किंतु जब उसे यह पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत से थोड़ी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया।
मन ही मन वह विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय के प्रति श्रद्धा से भर गया। कितने महान हैं महाराज, स्वयं राजा हैं, मगर मुझ जैसे गरीब किसान की मेहनत का सम्मान करते हैं। वे चाहे तो पूरे खेत की फलियां तोड़ लें, कौन रोक सकता है उन्हें, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी तरह की अनेक बातें सोचता हुआ वह दौड़ पड़ा उधर जिधर महाराज के विश्राम के लिए तंबू गाड़ा गया था। महाराज के पास पहुंचकर वह किसान साष्टांग दंडवत की मुद्रा में आया तथा महाराज से कहा, महाराज प्रजापालक, आपको देखकर मेरे नयन तृप्त हुए। यह राज्य आपका, यह खेत आपका, आप प्रजापालक, मैं आपकी प्रजा। मुझसे आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता आपको नहीं थी, मगर फिर भी आपने एक गरीब किसान के श्रम का जो महत्व दिया है, उसके कारण सदियों तक पृथ्वी पर आपकी न्यायप्रियता की स्मृति रहेगी। इसके बाद वह किसान खुद सिपाहियों के साथ खेत में गया और फलियां तोड़कर महाराज के समक्ष श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत किया और फिर महाराज से आज्ञा लेकर गांव लौट गया। पुनः थोड़ी देर के बाद वह आया। उसके साथ गांव के कुछ लोग थे जो अपने साथ तरह तरह के पकवान लाए थे महाराज के लिए और महाराज के अनुचरों के लिए। इतने सम्मान की कल्पना महाराज ने नहीं की थी। तेनालीराम यह सब देखकर मुस्कुरा रहा था। दूसरे दिन जब महाराज वहां से अगले पड़ाव के लिए कूच करने लगे, तब तेनालीराम का घोड़ा उनके घोड़े के साथ साथ चल रहा था। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, तुम्हारे कारण कल रात अच्छा भोजन प्राप्त हुआ, अब आगे देखें क्या होता है। तेनालीराम ने कहा, आगे भी अच्छा ही होगा। और महाराज, इस गांव के लोग वर्षों आपका गुणगान करेंगे और आपकी न्यायप्रियता एवं ईमानदारी की कथाएं कहेंगे, जबकि आप जानते हैं कि आपने इनका लिया ही है, दिया कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।